हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिर्फ हम अफर्मेटिव सेंटेंस ही नहीं, हर प्रकार के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है एक्टिव से पैसिव समझने के लिए? देखिए, सबसे पहले जो आपको बात समझना है ना, वो B+V3 समझना है कि B+V3 का फॉर्मेट पैसिव में लगातार आपको बनाए रखना है कि B+V3 जब तक फॉर्म नहीं आएगा कोई भी सेंटेंस पैसिव फॉर्मेट में नहीं जा सकता है। तो एक्टिव का स्ट्रक्चर और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है आपका कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा। इस वाले सेंटेंस में आप देख सकते हैं जो पैसिव का स्ट्रक्चर है, ऑब्जेक्ट आगे आएगा। कौन से केस में? सब्जेक्टिव केस में। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर आएगा, जो कि यहाँ पे किसका फॉर्म है? बी का फॉर्म है, ध्यान रखना है। बी का फॉर्म जो V1 में होता है एम आर और बी होता है, और जो V5 होता है बी का फॉर्म वो इज होता है। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं कि एक्टिव में भी V1 और V5 आता है, तो बी का भी V1 और V5 फॉर्मेट आता है पैसिव वॉइस में। यानी कि जब हम एक्टिव से पैसिव में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं ना, तो उसका टेंस चेंज नहीं होता। इस चीज़ का ध्यान रखना है, उसका टेंस वही रहता है। अब हम आगे देखेंगे, और हमने ये बहुत अच्छे से समझ लिया है कि जब भी हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं ना, तो कभी भी जो टेंस है वो नहीं चेंज होता है। यानी कि अगर एक्टिव में कोई सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो पैसिव में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम पैसिव का स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में हम लिख रहे हैं, और जो इज एम आर आगे है ये बी का कौन सा फॉर्म है? बी का V1 और V5 है। तो सब्जेक्ट के बाद V1 और V5 कौन से टेंस का स्ट्रक्चर होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर पैसिव में भी मेंटेन्ड है एक्टिव की तरह। जिस तरह से एक्टिव में जो स्ट्रक्चर है पैसिव में भी वही स्ट्रक्चर है। अब हम आगे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। ही हेल्प्स द पुअर। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है हेल्प्स का, द पुअर ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए बहुत ही बेसिक सा आप नियम अप्लाई कर सकते हैं कि सब्जेक्ट भी होता है नाउन या प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट भी होता है नाउन या प्रोनाउन। तो हेल्प्स के बाद नाउन या प्रोनाउन अगर डायरेक्ट आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट है। तो द पुअर आर हेल्प्ड बाय हिम। ये जो स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अगर देखते हैं पैसिव का, द पुअर ऑब्जेक्ट था, और चूंकि ये नाउन है तो इसको तो हमको सब्जेक्टिव केस में चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, तो ये वैसे ही आ जाएगा। और द के बाद जब भी कोई एडजेक्टिव आता है तो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, और प्लूरल होता है, और प्लूरल वर्ब लेता है अपने बाद। तो द पुअर आर, और हम जब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में प्लस इज एम आर प्लस V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प का हेल्प्ड, यानी कि जो यहाँ पे V5 था वो V3 में चेंज होगा पैसिव में जा करके, और जो सब्जेक्ट है वो बाई के साथ अंतिम में चला जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में। बाई ही नहीं, बाई हिम। बाई ही नहीं होगा क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस होता है और हिम ऑब्जेक्टिव केस, तो हम यहाँ पे हिम लिखेंगे। अब आगे देखते हैं कि आई नो हर। तो जब हम कुछ ऐसे वर्ब्स को देखते हैं जो अपने बाद बाई ऑब्जेक्ट नहीं लेता, उनमें से एक वर्ब है नो, जानना। ये अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेता है। तो हर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, और हर को हम आगे ले जाके बनाएंगे सब्जेक्टिव केस में सी करेंगे, और सी के साथ इज आता है, तो सी इज, और नो का V3 नोन। टू मी नॉट बाय मी, यहाँ पे बाय मी जो है ना वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, जो बाय मी है ये गलत हो जाएगा। तो बाय मी नहीं लिखेंगे हम, टू मी लिखेंगे। नो के बाद टू प्रीपोजिशन आता है, बाय प्रीपोजिशन नहीं आता है। अब हम आगे देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, और ए सॉन्ग जो है वो सिंगुलर होता है नेचर में, तो उसके साथ भी क्या लगेगा पैसिव में? अ सॉन्ग इज, और ये चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो हमने पैसिव को भी नेगेटिव किया है। तो इज एम आर का जो फॉर्मेट है यहाँ पे, जो बी का फॉर्मेट है और जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है, उसी को नेगेटिव करेंगे। अ सॉन्ग इज नॉट संग बाय वीना। और इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, वो कभी भी पैसिव वॉइस में नहीं जाता है, नहीं प्रयोग किया जाता है। उसके लिए बी का जो V1 और V5 फॉर्मेट है इज, एम और आर,
उन्हीं तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और बी का भी फॉर्म होता है। हु टीचेज यू फिजिक्स, ये जो हु वाला स्ट्रक्चर है आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। तो हु टीचेज यू फिजिक्स, इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। हु को हम बाय हुम में चेंज करते हैं, और ये जो यू है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो फिजिक्स है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति का यानी किसी पर्सन का रेफरेंस जो जिक्र होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, किसी वस्तु या किसी विषय का जिक्र होता है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि व्हाट का जो रिप्लाई होता है ना हु वाले सेंटेंसेस में, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो हुम का रिप्लाई होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस में आप, नॉट ओनली हु वाले सेंटेंसेस में, किसी भी सेंटेंस में जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो हुम यानी कौन या किसी का रिप्लाई होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ही ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, ज़्यादा सही माना जाता है। बाय हुम इज़ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, तो हु को हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं बाय हुम में। बाय हुम इज़ फिजिक्स, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे और फिजिक्स के अकॉर्डिंग आएगा इज़। और टीचर्स कोई चेंज करेंगे V3 में, टॉट टू यू। और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको टू या फोर से ऐड करके, टू या फोर सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग हम ऐड कर देते हैं और इसको पैसिव में बदल देते हैं। हम अगर इसका दूसरा पैसिव देखें तो दूसरे पैसिव में बाय हुम आर यू, अब यहाँ पे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसका पैसिव बना रहे हैं, तो यू के लिए आर आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे आर आ रहा है ना, आर होम के लिए नहीं आ रहा है, होम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आर आ रहा है यू के लिए। तो बाय होम आर यू, और टीचर्स का भी थ्री टॉट, और जो फिजिक्स है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अंतिम में रहेगा, और इसके पहले टू या फोर का प्रयोग नहीं होगा। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप अंतिम में रखेंगे तो उसी के लिए टू और फोर का प्रयोग किया जाता है, ताकि मीनिंग क्लैरिफाई हो सके, अच्छे से समझ में आ सके। और ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे हम, और आगे के क्लासेस में हम देखेंगे कि किस तरह से दूसरे टेंसेस के एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज किया जाता है। जो चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा उन स्टूडेंट्स से जो अपने लाइफ में आगे चल कर कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे, अपने ड्रीम जॉब को हासिल कर लेंगे, प्लीज़ सोसाइटी के लिए ना कंट्रीब्यूट कीजिएगा। चूँकि मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ और एक अच्छे सिचुएशन में पहुँच चुका हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने नॉलेज को शेयर कर सकूँ इस दुनिया के साथ। तो मैंने इसीलिए चैनल शुरू किया है। शुरू काफ़ी लंबे समय पहले किया था, कंटिन्यू नहीं रह पाया था, बीच में एग्ज़ाम्स थे, तो अब मैं इस पे कंटिन्यू रहूँगा और प्रयास करूँगा कि अपने नॉलेज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर सकूँ सभी स्टूडेंट्स के साथ। क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे जो प्राइवेट टीचर्स हैं वही एफर्ट लगा करके इस एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर यहाँ के स्टूडेंट्स सिर्फ प्राइवेट जो गवर्नमेंट एडुकेटर्स हैं अगर उनके भरोसे रह जाए, तो किसी भी स्टूडेंट का जो ग्रोथ है वो उस लेवल का नहीं हो पाएगा जो अभी इंडिया में हो पा रहा है। तो रिक्वेस्ट है मेरा कि फ्री में अपने नॉलेज को प्रोवाइड कीजिए। जिस भी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना आपको अच्छा लगता है, टीच कीजिए। नॉट ओनली फॉर द प्रॉफिट बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। समाज का भी भला हो सके, कुछ समाज में आप कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके, इसके लिए भी आपको पढ़ाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।